डॉक्टर जिगलर कोलंबियन रिलीजियस अथॉरिटी थे, कनाडा में काफ़ी पॉपुलर थे और वो दुनिया भर में घूम फिर कर कोलंबियन कल्चर के बारे में लोगों को, जो कोलंबियंस होते थे, उनको अवेयर करवाते थे, क्योंकि दुनिया अब बदल रही है। तो ट्रेडिशनल लोग भी अब अपने पुराने कल्चर को छोड़कर जो मॉडर्न लाइफ है उसको जीने में लगे। अगर ऐसे ही चलता रह जाएगा तो कोलंबियन कल्चर तो दुनिया से गायब भी हो जाएगा। तो इसके लिए वो दुनिया भर में घूम घूम कर जो कोलंबियन कल्चर था उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करते। फिलहाल इसी सिलसिले में वो कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में आए हुए थे। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनको बुलाया और उनको एक केस सौंपा। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, यहाँ जोनाथन साहब नाम के आदमी रहा करते थे, कोलंबियन है, उनको आप जानते हैं, काफ़ी स्ट्रांग उनकी पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन अब वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले गए हैं। उनका एक बेटा जिमी ने 2 गुनाह किए हैं। एक तो ये कि उसने अपने भाई को मरवा दिया है और उसके वाइफ से बाद में शादी कर ली है, और उसने ये सब करते हुए जो कोलंबियन कल्चर होता है उसको फॉलो नहीं किया है। जैसे कोलंबियन कल्चर में कहा गया है कि एक विडो अगर शादी करना चाहे तो जिससे शादी करना चाहे वो लड़का और विडो लड़की दोनों को 1 साल तक के कोलंबियन कल्चर के ग्रुप में आकर वहाँ सोशल सर्विस करनी होती है। वो उसने नहीं किया है। तो कानून का गुनाहगार तो वो है ही, कोलंबियन कल्चर का भी वो गुनाहगार है। तो उस पर डॉक्टर जिगलर ने पूछा कि भाई ये मामला तो पुलिस का है, क्या आपने पुलिस से रिपोर्ट करवाई? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्यूबेक में रहते हुए, क्योंकि यहाँ के पुलिस कैप्टन भी उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जोनाथन साहब से, जो कि जिमी के फादर थे, और इसलिए ये बात नहीं हो पाई। और फिर इस केस को किसी ने उठाया भी नहीं, क्योंकि जोनाथन से मुसीबत कौन मोल लेगा, उनका तो काफ़ी रसूख है। तो ये बात तो वहीं रह गई। खैर, वो कानून का जो गुनाहगार है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे कोलंबियन कल्चर को चैलेंज भी करता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, यहाँ तो वो रहते हैं नहीं, वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले गए हैं, वहाँ रहते हैं, हमको उससे क्या लेन देन। तो अगर कानून चाहेगा तो उनको पकड़ लेगा, हम उसके पीछे क्यों पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको एक कैसेट है, मैं ये सुनाई देता हूँ। खैर, अब यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि कोलंबिया ये साउथ अमेरिका का एक देश है। वैसे तो साउथ अमेरिका दुनिया में पिछड़ेपन पे, मतलब बैकवर्डनेस में, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अफ्रीका है, और उसमें भी कोलंबिया के अंदर भी ये पिछड़ापन काफ़ी है, करप्शन है, क्राइम है और बहुत कुछ है। तो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसे में जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है या जो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं, वो फिर अच्छे लाइफ की तलाश में वहाँ से निकल कर नॉर्थ अमेरिका, खास करके यूएस और कनाडा चले आते हैं। तो जोनाथन साहब उन्हीं में से एक थे। यहाँ वो आए थे अपने दोनों बेटे, वाइफ और माँ के साथ में। उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस यहाँ पर कर ली थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब आप कनाडा चले आते हो, और ख़ास करके क्यूबेक प्रोविंस में, जो कि फ्रेंच स्पीकर्स का है, तो ये एक बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोलंबियन जो कल्चर होता है वो तो स्पेनिश स्पीकर का होता है। भाई अगर आप सभी लोग फ्रेंच बोलने लग जाओगे और मॉडर्न लाइफ को जियोगे तो कैनेडियन कल्चर का क्या होगा। तो ऐसे में वो बड़ी सी एक कॉलोनी बनाकर क्यूबेक सिटी में रहते हैं कोलंबियन कम्युनिटी के लोग, और वो सारे रिलीजन्स को, जो उसके रिलीजन के जो ट्रेडिशंस हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। वो चलते रहता है। और ऐसे में बार बार डॉक्टर जिगलर जैसे लोगों को बुलाकर उनको वो उनकी स्पीच वगैरह वो दिलवाते हैं। तो ऐसे कुछ ये मामला था। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये हमारे ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहा है, आप उसका ये कैसेट सुन लीजिए, जो आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने कहा ये तो किसी जिम्बरसन का है। उन्होंने कहा भाई ये जिम्बरसन हमारा जिमी ही है, जिसने अपने भाई को मारा और उसके वाइफ से शादी कर ली। अब उन्होंने उस कैसेट को चालू किया तो उन्होंने कहा, वो एक आवाज़ थी किसी यंगस्टर की थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर कोलंबियन कल्चर में मैरिज किस तरह से होते हैं इस बात को बोलने के लिए बुलाया गया है। मैं कहता हूँ कि भाई कोलंबियन कल्चर को फॉलो करने की ज़रूरत ही क्या है। अब इसे मैं आपको समझा कर दिखाता हूँ। उसने कहा दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ है वो तकरीबन 3 लाख साल पहले, और शादी जो पैदा हुई है ये तकरीबन 5000 साल पहले। तो उसके पहले क्या होता था? शादी के पहले क्या इंसान मेल फीमेल साथ साथ नहीं रहते थे? रहते थे साहब, बिल्कुल रहते थे। शादी नहीं होती थी, लेकिन बच्चे तब भी होते थे, फैमिली फिर भी चलती थी। फिर आगे चल के धीरे धीरे करके आपने प्रोग्रेस कर ली, फिर फार्मिंग वगैरह का किस्सा आ गया। अब ऐसे हुआ कि जहाँ पर जगह बहुत सारी है और लड़ाइयाँ हो रही है, मेल मारे जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये हो जाता था कि भाई एक मेल और बहुत सारी फीमेल, क्योंकि प्रपोर्शन ही बिगड़ गया है। इसके ठीक उल्टा ऐसी जगह पर जहाँ पर कि फीमेल कम है, वहाँ पर एक फीमेल और बहुत सारे मेल, शादियाँ उस तरह की भी होती थी। सुनने में भले ही बुरा लगता होगा, पर उस वक्त में तो ऐसा होता ही था। खैर, दुनिया प्रोग्रेस करते चले गई, फिर शादी का कॉन्सेप्ट आया, अब लोग शादी ब्याह करने लगे।
लेकिन उस वक्त भी और आज भी सर्वे करवा लिया जाए तो 90% मैरिड कपल्स ये कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, अब ये शादी कर ली, निभाना पड़ रहा है, हम तो साथ में रहना नहीं चाहते, रहना पड़ता है। अब पहले के लोग क्यों रहते थे, उसकी वजह थी, एक तो रिलीजियस रीज़न था, भाई अगर तलाक लेंगे तो ऊपर जाके जो गॉड है वो बहुत पिटाई करेगा और आपको नर्क में भी जाना पड़ेगा, तो चलो भाई कर लिया, किसी तरह से निभा लिया जाए, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अलग हो जाएंगे। उसके अलावा जॉइंट फैमिली होती थी, भाई आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, फिर ब्रदर इन लॉ, और फिर बहुत सारे लोग हुआ करते थे। हस्बैंड से बात नहीं हो रही है, इनसे बात हो रही है, शादी किसी से चल रही है। अब बच्चे बड़े हो गए, सोचा भाई ज़िंदगी बची कितनी है इसके बाद में, अब क्या तलाक लेना है, चलो किसी तरह से निभा लिया जाए, काम चलता था। अब ऐसा नहीं है, ये मॉडर्न ज़माना है। पहली बात तो ये कि हम रिलीजन को नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है कि गॉड है और दूसरा कोई बर्थ भी है, एक ही ज़िंदगी मिली है। अब हो गई शादी गलती से, इसको बर्बाद क्यों किया जाए, साथ साथ क्यों रहा जाए, ये कोई रेस है जो पूरी करना पड़े, इसके बाद कोई अवार्ड मिलने वाला है, नहीं ना। तो फिर हो गई गलती, हो गई, चलो अलग हो जाते हैं, बच्चों का कोई चक्कर तो है ही नहीं, तो सेपरेट हो जाया जाए। तो भाई ये ज़िंदगी इस तरह से जीनी चाहिए। तो हमको ये कोलंबियन जो कल्चरल का ग्रुप है जो हम पे प्रेशर बनाता है, इस प्रेशर को तोड़ने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर जिगलर ने कहा भाई ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इस बात की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम करेंगे, मारे जाएंगे। क्योंकि जोनाथन का अब भी काफ़ी रसूख है, भले ही वो ब्रिटिश कोलंबियन कल्चर को छोड़कर यहाँ से निकल प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी काफ़ी दखल है। तो हम ये नहीं कर सकते, मगर आप उनके टक्कर के हैं तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर कानून की मदद लेनी पड़े वो लीजिए, जिमी को सज़ा दिलवाइए, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे हवाले उसको करवाइए कि भाई 1 साल रहकर हमारे यहाँ पर वो इस कल्चरल सोशल सर्विस को पूरा करे, और उसके बाद भले ही फिर वो विडो से शादी करके वहाँ रह जाए। वरना आज एक ने किया है, कल और लोग करेंगे, और इस तरह से उसकी स्पीचेस चलती रही तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि इस मैटर में मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट दी, उन्होंने कहा कि ये सारे लोग हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है, ये आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे, आप उनसे मिल लीजिए। अब तो खैर डॉक्टर जिगलर का काफ़ी नाम था, सारी दुनिया ही उनको जानती थी, लेकिन कोलंबियन कम्युनिटी के लोग और ख़ास करके कनाडा में वो काफ़ी पॉपुलर थे। तो सबसे पहले उस लिस्ट में देखा तो नर्स गर्नी का नाम था। नर्स गर्नी से वो मिलने के लिए गए, काफ़ी उम्र दराज थे, रिटायर्ड हो गई थी। तो उन्होंने उससे सारी बातें उनके सामने में रखी कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ इस तरह से। तो उसने कहा कि हाँ, ये जो डिलीवरी हुई थी जिमी और जॉनी की, मेरी हॉस्पिटल में हुई थी, मैं वहीं काम किया करती थी। तो जब बच्चे पैदा हुए तो जॉनी बड़ा और जिमी छोटा, हालांकि ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि जुड़वा बच्चे जब पैदा होते, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, एक जैसे ही लगते थे, और बाद में भी वो एक जैसे ही लगते थे, बड़े होने के बावजूद भी इतने आइडेंटिकल थे। तो खैर वो जब बच्चे पैदा हुए थे, तो जब जॉनी पहले पैदा हुआ उसको छोटा होना चाहिए था, और जिमी जो बाद में पैदा हुआ उसको बड़ा माना जाना चाहिए था साइंस के हिसाब से। उसकी वजह ये होती है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें पहले आप एक चीज़ डालते हैं, फिर दूसरी चीज़ डालते हैं। जब दूसरी डालते हैं तो वो पहले बाहर आती है और पहली वाली बाद में। तो वो हिसाब से जॉनी को तो छोटा होना चाहिए था, लेकिन कोलंबियन कल्चर इस तरह को नहीं मानता है, तो जॉनी को बड़ा मान लिया गया। चलो हमने भी सर्टिफाई करके दे दिया। फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन बाद में मुझे ऐसे कुछ पता चला कि इनके माँ की मौत हो गई है। कैसे हुई, किस तरह से हुई, मैं ज़्यादा नहीं जानती, और उसके बाद से मेरा कोई इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। पर हाँ, ये बात की मैं गवाही दे सकती हूँ, विटनेस हूँ मैं, कि दोनों बच्चे तो हॉस्पिटल में पैदा हुए, जुड़वा थे, आइडेंटिकल थे, एक तरह से लगते थे। उन्होंने उनको थैंक्स कहा, उनसे कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे बातचीत करके दोबारा आऊँगा। लिस्ट में अगला नाम था एक एलिमेंट्री टीचर का, मैडम सुलेवार्ड। अब ये रिटायर्ड हो चुकी थी, इनकी उम्र भी 70 साल के आसपास थी। तो उनके पास जाके उनसे मिले, उनको बताया कि भैया दोनों बच्चे आपके एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे और आप ही के कस्टडी में थे, तो फिर इनका क्या हुआ। तो वो मुस्कुराई, उसने कहा अरे मेरे प्यारे से बच्चे थे, आइडेंटिकल थे, तो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाया करती थी, मगर पहचान में आ जाते थे। उसकी वजह थी जॉनी बचपन से ही खामोश तबीयत का था, चुपचाप रहता था। जिमी बचपन से ही प्लेफुल था, छलांगे मारता, खेलता रहता, कूदता रहता, तो इससे पहचान में तो आ ही जाता था। खैर जोनाथन साहब स्कूल में कई बार इन बच्चों को मिलने या छोड़ने के लिए आया करते थे। अब मैं एक टीचर हूँ तो मैं इससे जान सकती हूँ कि जोनाथन साहब का लगाव जॉनी से ज़्यादा जिमी के लिए था, और शायद इसकी वजह ऐसी थी कि जिमी हमेशा शरारतें करता रहे, मौज मस्तियाँ करता रहे। भाई ऐसे बच्चे तो सभी को पसंद आते हैं, तो शायद इसीलिए उनको पसंद आया होगा। तो वो उससे बहुत ज़्यादा वो जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि जॉनी से नफरत करते थे, लेकिन जब भी वो आते जिमी के साथ उनका वक्त ज़्यादा बीतता। इसके अलावा इनके माँ की मौत इनके बच्चों के पैदा होने के तकरीबन 2 साल के अंदर ही हो गई। उसकी वजह थी ये कोलंबियन कम्युनिटी के रूल्स बड़े अजीब से होते हैं। भाई जुड़वा बच्चे पैदा हुए आपके, अब उस फीमेल की क्या गलती है भाई, लेकिन नहीं, उसको आगे कम्युनिटी सर्विस करनी है 1 साल तक के। वो बेचारी 1 साल तक के वहाँ जाके सर्विस करती रही, उसी का उसको इन्फेक्शन हो गया, वहीं उसकी मौत हो गई।
खैर हॉस्पिटल में लाया गया, पर बाद में उसको बचाया नहीं जा सका। उसकी वजह वही थी। और इसी वजह से जोनाथन साहब इस कोलंबियन कम्युनिटी के ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे और अपने बच्चों को उन्होंने इसके कल्चर से दूर रखने की कोशिश की। ऐसा वो कर भी सकते थे क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक रसूख था, काफ़ी अमीर आदमी थे, तो उनसे तो खैर दुश्मनी कोई मोल न ले, तो इसलिए कम्युनिटी कभी भी उन पर वो प्रेशर नहीं बना पाई। तो उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी इस तरह के कल्चरल चीज़ों में नहीं आने दिया। वाइफ को खो चुके थे, इस चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहते थे। उसके अलावा उनकी जो माँ थी वो भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, उसका भी कम्युनिटी में काफ़ी इफ़ेक्ट था। एक तो वो ऐसा था कि लोगों की मदद करती, और दूसरा ये भी था कि लोग उससे सलाह लेने भी आते, कहते कि उसकी सलाह बड़ी काम की हुआ करती थी। बहरहाल इससे ज़्यादा मुझे कोई पता नहीं है। खैर उसके बाद मैं लिस्ट में अगला नाम देखा तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल का नाम था जो रिटायर्ड हो गए थे। वो जाके उनसे मिले तो प्रिंसिपल को सारी बातें उन्होंने बताई कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे। तब प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए ये बात मेरे दिमाग में अब भी ताज़ा है क्योंकि बच्चे आइडेंटिकल थे, जुड़वा थे, ट्विंस। और अब तो खैर मैं हाई स्कूल में प्रिंसिपल था तो वहीं पर ये आए हुए थे। वैसे तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, मगर चूंकि जोनाथन साहब के बच्चे थे और जोनाथन तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, तो ये बच्चे मेरे ख्याल में रहा करते। जिमी ने पहले से ही, जब से उसने हमारे स्कूल में कदम रखा था, पहले स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, उसके बाद में फिर पैरामिलिट्री ट्रेनिंग के कोर्सेज उसने ज्वाइन किए, और वो हमेशा इस तरह से एक्शन एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व रहता था। जबकि जॉनी को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था और वो हमेशा पढ़ाई लिखाई करे, सोच विचार करता रहे, अकेला बैठा रहे। अब इसमें एक एंगल और भी था कि जोनाथन साहब यहाँ जब भी आए तो मैंने हमेशा ये पाया कि वो जिमी को अपने ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करते, उससे बातचीत करते। एक बार मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई आप जिमी पर इतना ख्याल क्यों देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो हमेशा उधम मचाता रहता है, तो कभी इसको चोट वोट लग सकती है, और मैं यही चाहता हूँ कि ठीक ठाक बड़ा हो जाए, ऐसे कोई बहुत हैंडीकैप ना हो जाए इसके सामने और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए फिजिकल, तो इसलिए मैं इस पर ख्याल रखता हूँ। एक एंगल और भी था। जोनाथन साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, विक्टर। एक मिडिल क्लास के थे, लेकिन चूंकि दोनों बचपन के क्लासमेट थे, कोलंबिया से साथ साथ आए थे, तो दोनों में दोस्ती थी। दूसरा ये था कि विक्टर के वाइफ की मौत तो जब वो कोलंबिया में थे तभी हो गई थी। तो सामंथा को एक तरह से आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी हुआ था कि जोनाथन साहब के वाइफ की डेथ भी जल्दी हो गई थी, पर उनकी माँ तो थी, तो उनकी माँ ने ही इन तीनों बच्चों का ख्याल रखा था, जिमी और जॉनी का भी, और फिर विक्टर की बेटी सामंथा का भी। तो सामंथा भी इन्हीं बच्चों के साथ में इसी स्कूल में आई थी, यहीं पढ़ लिख कर भी वो बड़ी हुई थी। जितना मैंने समझा है वो ये कि वो जिमी को ज़्यादा पसंद करती, उसके साथ ही ज़्यादा वक्त बिताती, जो कि एक नेचुरल सी बात थी। वो एक लड़की है और देखती है कि दो लड़के हैं, एक जैसे लगते हैं, और उन्हीं के घर में वो रहा भी करती थी। हालांकि घर काफ़ी बड़ा था, रहने की जगह सेपरेट थी, सबकी अलग अलग थी, तो यही था कि बच्चों के साथ हमेशा वो मिक्स हुआ करती। इस बात का ख्याल तो जोनाथन साहब रखते थे, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन को इस तरह से वो मानते हैं कि मेल फीमेल्स को एक बर्ताव अपने लिमिट में होना चाहिए, जैसे कि कोलंबियन कल्चर में माना जाता है। तो खैर वो लड़की यहाँ पर जिमी के साथ ही वक्त बिताती, जो कि एक नेचुरल बात भी थी, क्योंकि जिमी हमेशा खिलंदड़ मौज मजा हंसता हुआ रहे, जॉनी थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहे। जॉनी से दुश्मनी करती थी ये बात नहीं थी, जॉनी से बात कर लिया करती, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त जिमी के साथ ही बीतता था। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में और ज़्यादा आप क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बच्चे यहाँ से तो पास आउट होकर निकल गए, दोनों के ग्रेड्स ठीक ठीक आए थे, और उसके बाद में फिर वो इस शहर को छोड़कर तो नहीं गए, लेकिन एक ये बहुत बड़ी सी जगह है, और चूंकि वो कोलंबियन कॉलोनी के में रहा करते थे, तो मेरा फिर उनसे कभी मेल मुलाकात नहीं हुआ। और वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग आते हैं तो क्या हो सकता है। एक दो बार मैं कभी जोनाथन साहब के पास अपने स्कूल के काम से ही गया था, जो उन्होंने बड़े आसानी से मेरे फंडिंग वगैरह पास करवा दिया था, उनका काफ़ी रसूख था, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आया था। उन्होंने कहा ठीक है। अब लिस्ट में अगला नाम देखा तो कोई मिस्टर फर्नांडो थे। उनको थोड़ा ढूंढने में तकलीफ हुई क्योंकि वो उस वक्त क्यूबेक सिटी को तो छोड़ चुके थे, लेकिन जब उनसे जाके वो मिले मॉन्ट्रियल में, तो उन्होंने कहा कि मैं इन बातों का सब दरियाफ्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जिगलर साहब, आपको कौन नहीं जानता, कहिए भाई मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जोनाथन को कैसे जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जोनाथन मेरे पड़ोसी थे और बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी वजह से कभी मुझे कोई तकलीफ़ का मुकाबला नहीं करना पड़ा, जो चाहा बन गया। स्ट्रीट लैम्प ठीक करवानी है, सड़क को ठीक करवाना है, आसपास में कोई और इशू आ रहा है घर के, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी किसी ने तंग नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं ये सब जानने नहीं आया, मैं जिमी, जॉनी और सामंथा के बारे में जानने आया हूँ। उन्होंने कहा ये तो घर के पास का ही पार्क था, बच्चे जब बड़े हो गए थे तो उसी पार्क में वगैरह खेला करते थे, लेकिन जॉनी अक्सर एक किताब लेकर बैठ जाता, पढ़ता रहता, जिमी और सामंथा ही साथ साथ खेला करते थे। उन्होंने कहा ये तो
बात और भी कोई बता सकता है, इससे ज़्यादा आप और क्या बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी और को नहीं बताएंगे, मैं आप पे भरोसा करता हूँ क्योंकि आपका नाम तो डॉक्टर जिगलर है, रेपुटेड है, तो देखिए साहब मैं आपको बता देता हूँ। सामंथा जिमी को पसंद किया करती थी। जब आगे चल के शादी हुई तो सामंथा जॉनी को जिमी को पसंद किया करती थी। उसकी शादी जिमी से ही होनी चाहिए थी, मगर उसकी शादी जॉनी से हुई। उसकी दो वजह थी। पहली वजह तो ये कि विक्टर साहब ने मरने के पहले जोनाथन साहब से ये प्रॉमिस लिया था कि सामंथा की शादी वो अपने बड़े बेटे से कराएंगे। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि विक्टर ये जानते थे कि आगे चलकर जब भी कभी जोनाथन साहब अपनी विल बनाएंगे, ज़्यादातर पावर जॉनी के पास जाएंगे। तो एक वजह तो शायद ये थी। दूसरी वजह शायद ये थी कि विक्टर ने इस बात को महसूस कर लिया था कि जिमी भले खिलंदड़ है, लेकिन जॉनी एक लंबे अरसे में एक अच्छे हस्बैंड का रोल प्ले कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा था। और तीसरी बात ये कि जो कोलंबियन ट्रेडिशन होता है, वो ट्रेडिशन में तो यही कहा जाता है कि भाई बड़े बेटे की शादी पहले होनी चाहिए। तो अगर जॉनी की शादी पहले हो जाती और किसी और से होती तो उसके वाइफ के पास में ज़्यादा पावर होते, तो शायद एक ये भी वजह थी। बहरहाल जोनाथन साहब ने ये शादी सामंथा की जॉनी से करवा दी, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि ये उनके अपनी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, ये जिमी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, और ये सामंथा के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो रहा है। और उसके बाद से मैंने जिमी और सामंथा और इवन जोनाथन साहब को भी हमेशा खामोशी देखा, बहुत ज़्यादा उनको इस तरह से शोर शराबा या सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब लिस्ट में अगला नाम देखा तो एक जर्नलिस्ट थे जो रिटायर्ड हो गए थे, वो वहीं उसी मॉन्ट्रियल में ही रहते थे, जाके उनसे वो मिले। तो जर्नलिस्ट से पूछा उन्होंने कि जिमी और जॉनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उसने छुट्टे से ही कहा भाई जिमी तो खूनी है। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उसने कहा देखिए भाई, जो उनके शादी का इशू था जो आपने अब तक सुन रखा है वो एकदम सही है कि सामंता की शादी होनी चाहिए तो जिमी से, हो गई वो जॉनी से। खैर उसके बाद में ये हुआ कि 1955 में जो यूएस मिलिट्री थी, आर्मी थी, वो लड़ने के लिए वियतनाम गई, जीत नहीं पा रही थी। तो अपील की गई कि भाई और सिपाहियों को भेजने की ज़रूरत है। अब यूएस में तो खैर वो रूल बना दिया गया था कि जिस जिस घर में भी इस तरह के यंगस्टर्स हैं जिमी और जॉनी की तरह से, उनको मैंडेटरी जाना चाहिए। कनाडा में इस तरह का रूल नहीं था, लेकिन अब चूंकि कनाडा ये यूएस का पक्का दोस्त भाई की तरह से, उसने कहा कि भाई हमारे भाई लोग वियतनाम में लड़ रहे हैं, हमें मदद करनी चाहिए। कैनेडियंस भी बहुत सारे गए। इसी चक्कर में ये हुआ कि जिमी ने भी अपने आप को उस वियतनाम वार के लिए एनरोल करवा लिया। इसकी सीधी वजह मेरे समझ में ये आती है कि जिमी की ज़िंदा रहने की ख्वाहिश बची ही नहीं थी, और दूसरा वो उस फैमिली में रहना नहीं चाहता था। भाई जिस लड़की से प्यार करता है वो उसकी भाभी बनी हुई है, बड़े भाई से उसकी शादी हो चुकी है, उसी घर में रहता है, उसी को देखता है, और फिर जोनाथन साहब का रसूख काफ़ी, तो उसको उस फैमिली बिजनेस को ही संभालना पड़ता, छोड़कर कहाँ जाते, यहीं रहना पड़ता, दिन रात उसी चीज़ को देखता रहे, उसको तकलीफ होती रहे। तो उसने अपने आप को चुपचाप से एनलिस्ट करवा दिया, इनको नहीं बताया। जब वो जा रहा था तब इस बात का पता चला, तो जोनाथन साहब ने जॉनी से कहा कि देखो भाई जिमी लापरवाह तो नहीं है, लेकिन एडवेंचरस है, वहाँ जाके तरह तरह के खतरे लेगा, उससे बचाना उसको ज़रूरी है। तुम भी जाओ, जाकर उसकी हिफाजत करो, उसके साथ में रहो, मेरा रसूख काफ़ी है, तुमको डायरेक्ट लड़ाई के मैदान में नहीं भेजा जाएगा, तुम दोनों को ही कहीं बैक साइड में काम पे रखा जाएगा, जैसे खाना बनाना है, चीज़ें सप्लाई करनी है, ऐसे, और फिर मौका मिलते से ही जिमी को लेकर वापस लौट आना। इस तरह का ये मैटर था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जॉनी और जिमी गए तो ज़रूर, लेकिन जिमी ने जॉनी को मौका देखकर वहाँ पर मार दिया, उसको एक ऐसा शेप दे दिया कि जिससे लगे कि भाई लड़ाई में जॉनी की मौत हो गई। वापस लौट कर आया, थोड़ा ड्रामा किया कि उसको चोट लगी हुई है, तो उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया आर्मी से। यहाँ पर वो चला आया, और यहाँ पर आकर फिर उसने अपने फादर को कन्विंस किया। अब उसके फादर पहले से जिमी को चाहते थे। अब जॉनी की मौत हो गई और वो लड़ाई के मैदान में हुई, उसमें वो कर भी क्या सकते थे। तो उन्होंने ये किया कि यहाँ जितना भी उनका कुछ प्रॉपर्टी था, जो बिजनेस वगैरह था, सब डिस्पोज ऑफ किया। यहाँ से वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड गए, और वहाँ जाके उसी जिमी ने अपने भाई की विडो सामंथा से शादी कर ली। अब अगर वो शादी यहाँ करते तो उनको उस कम्युनिटी सर्विस को दोनों को करना पड़ता, जिमी को भी और सामंथा को भी, और उससे बचने के लिए वहाँ वो पहुँच गए। दूसरी बात ये थी कि खून के चार्ज भी लगे होते, वो भी नहीं लगे। तो उन्होंने उस पर कहा कि अगर ये बात है तो इस पर जो पुलिस कैप्टन थे उस वक्त के, उन्होंने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, वो यहीं रहते हैं, क्यूबेक सिटी छोड़ चुके, मॉन्ट्रियल में आके रहते हैं, तो आप उनका एड्रेस दिया, आप जाइए उनसे आप बात कर लीजिए।
तो खैर वो पुलिस कैप्टन रोनाल्ड से मिलने गए, उनको सारी बातें समझाकर बताया। ये तो नहीं कहा कि आप पर इस तरह से चार्ज लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का मैटर हुआ था, क्या कभी इसकी कंप्लेन आई थी या कभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्योंकि भाई सीधी बात है, जिमी ने अगर जॉनी को मारा है, भले भाई है, जुड़वा है, मारा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी चाहिए थी। तो उस पर उनके चेहरे पर एक रूखी सी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं पुलिस कैप्टन बन ही नहीं पाया होता अगर जोनाथन साहब मेरी मदद नहीं करते। तो वो पॉलिटिकल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने मुझे किसी तरह से कुछ रिकमेंड वगैरह करवा कर यहाँ पुलिस कैप्टन की पोजीशन पे वो लेकर आ गए थे। उसके अलावा जब भी कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता, मैं सीधा उनके पास ही जाता और उससे मुझे वो बचा लिया करते। तो वो मेरे दोस्त थे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कई मौक़ों पर उनकी मदद की है, मगर इस मामले में मैंने कुछ भी नहीं किया। पहली बात तो ये कि इस तरह की ऑफिशियल कंप्लेंट मेरे पास कभी नहीं आई कि जिमी ने जॉनी को मारा है। दूसरी बात है, किसी कोई प्रूफ नहीं थे। अब इस तरह के रूमर्स ही रूमर्स होते थे और उसका नतीजा ये निकला कि मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया। इलेक्शंस पास में आए थे, अपोजिशन पार्टी थी, उनको कोई एक स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा चाहिए था, मुझे बनवा दिया। उस चक्कर में ये हुआ कि मेरे ऊपर ये चार्जेस लगे कि मैंने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया है, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसके अलावा जोनाथन साहब ने मुझे पैसों से भी मदद की है, तो मैं करप्ट भी हूँ। और उस चक्कर में मेरा जो करियर था वो कर्टल हो गया, रुक गया, मैं कहीं और जा ही नहीं पाया। बस मुझे ज़बरदस्ती रिटायरमेंट उसके बाद में लेना पड़ा और इस शहर में रहना पड़ा। इसमें जोनाथन साहब की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कभी मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। ये सब मीडिया का बनाया हुआ था और पॉलिटिकल पार्टीज़ का शोर मचाया हुआ था मामला। अब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चाहती थी कि मैं पहले वाले पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है उनके फेवर में पुलिस कैप्टन बना हूँ, तो अब दूसरी अगर पावर में आ जाए तो मुझे तो हटाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ रीज़न तो चाहिए ही था। तो ये रीज़न बता के मुझे हटा दिया गया। वैसे भी मेरी उम्र होते आ गई थी, मैं कुछ 65 ईयर्स के आसपास तो आया था, 1 आध साल का ही मेरा करियर बचा होगा। मैंने भी इस बात को इतना बुरा नहीं माना और मैं यहाँ से हट गया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये सारी बातें समझा कर बताई, अब देखिए आप मेरी पोजीशन समझिए। जिस तरह से आप पे चार्ज लगा, आपका पॉलिटिकल करियर रुक गया, मेरे साथ भी ये हो सकता है। मुझे इन्वेस्टिगेशन दी गई है, अगर मैं ठीक तरह से नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर भी ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि मैं भी जोनाथन साहब के इन्फ्लुएंस में आ गया या शायद उनसे पैसे ले लिया। अब देखिए, पोप तो शायद मैं नहीं बन पाऊंगा क्योंकि उस रेस में तो और भी लोग हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की एक रिलीजियस अथॉरिटी के तौर पर मुझे एक पोजीशन मिल सकती है और ये भी काफ़ी बड़ी होती है, जो कि पोप की काफ़ी मदद करती है, उनके इनर सर्कल में आती है। ये मेरी एक एम्बिशन है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और इसीलिए इस मामले को सॉल्व करना, इसका कोई जो रियलिटी उसको ढूंढ के निकालना, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप ये बताइए कि मेरी मदद कौन कर सकता है, क्योंकि लिस्ट में तो बस आप पर आके लिस्ट ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक मिलिट्री ऑफिसर है जो वियतनाम वार में थे, अब तो खैर वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो इसी मॉन्ट्रियल शहर में रहते हैं, तो ये उनका एड्रेस है, आप जाइए उनसे पूछिए, आपको वो जो आंखों देखा हाल है जो वियतनाम में हुआ था वो पूरा वो बता सकते हैं। तो खैर वो गए, उस मिलिट्री ऑफिसर जिनका नाम शेफर्ड था उनसे मिले, उनको अपनी सारी पोजीशन समझा के बताई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये दोनों बच्चे ही कहूँगा क्योंकि वो तो जवान थे उस वक्त में जब मिलिट्री में आए थे, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही कहलाएंगे। तो खैर ये दोनों जब मेरे पास में आए थे तो मेरे कमांड में नहीं थे, पर अब चूँकि जोनाथन साहब का काफ़ी रसूख था तो मैंने अपने जो दूसरे दोस्त थे जिनके कमांड में इनको भेजा गया था, जिनके टीम में ये थे, तो उनसे मैंने कह दिया कि इनको कोई ख़तरनाक मिशन पे नहीं भेजा जाए। उसने मेरी बात मानी भी, इनको ठीक से रखा गया। एक दिन कुछ ऐसे हुआ कि जॉनी को एक मिशन पे जाना था। मिशन कोई बहुत ख़तरनाक नहीं था, कहीं पास में ही था, कुछ मैसेज पहुंचाना था, कुछ सप्लाई वहाँ पर देनी थी और वो अपनी जीप को लेके जाता और लौट के आता। जॉनी गया और जॉनी के पीछे जिमी को भी भेजा गया, तो जिमी भी उसके साथ साथ उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ चला गया। मगर जो अंदरूनी बात है, जो इनर रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें ये साफ लिखा गया है कि जिमी को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ उसने ये बता कर कि भाई मेरा भाई जा रहा है, मेरी मदद हो जाएगी, जॉनी के पीछे पीछे वो चला गया। अब वहाँ जाके वो गया तो जिस स्टोर में वो सामान वगैरह को रखवाना था वहाँ ब्लास्ट हो गया, जॉनी की उसमें मौत हो गई। जिमी को भी चोटें आई, लेकिन उस ब्लास्ट का उस पर मेंटल इफेक्ट भी पड़ा, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगा और उसके बाद में उसको आर्मी से रिटायर्ड कर दिया गया और वो यहाँ पर चला आया। और उसके बाद में फिर जैसे कि आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि यहाँ से फिर ये फैमिली निकलकर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले गई। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया इस बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो उस बारे में तो आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाके पता करना होगा।
खैर वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पहुँचे। वहाँ पर जब वो उन्होंने सारी दरियाफ्त की तो उनको बताया गया कि यहाँ पर एक मेयर साहब हैं जो कि अब तो खैर अपने पोजीशन से हट गए हैं, लेकिन ये जोनाथन साहब के काफ़ी करीब रहे थे, तो ये आपको बता सकते हैं। तो उनके पास वो गए, उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जोनाथन साहब के अगेंस्ट में मेरे पास ये कंप्लेन है कि उनके एक बेटे ने, मतलब कि जिमी ने, जॉनी का कत्ल कर दिया और जॉनी की विडो से शादी भी कर ली, और इस तरह का कुछ मैटर है, तो आप मुझे इस बारे में क्या बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो शादी हुई थी ये एक प्राइवेट इवेंट में जोनाथन साहब के घर में हुई थी, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा 25th बर्थडे है, दुनिया जानती है कि आप 30 साल के हैं, 25 साल का उसको बता रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं। उससे ऑफिशियल रिकॉर्ड तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वो तो उनकी मर्जी है। तो अगर वो अपने घर में इस तरह का कुछ किसी रिलीजियस फिगर को वगैरह बना बुलाकर एक ड्रामा करवा रहे हैं कि जिमी की शादी सामंता से हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई कंप्लेन नहीं, भाई कोई कंप्लेन कर दे तो बात अलग है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और फिर दूसरी बात यह कि शादी यहाँ पर कभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई। अगर रजिस्टर्ड हो जाती तो पता चलता कि भाई जिमी और सामंता की शादी हुई है, तब हम पूछ लेते कि भाई सामंता का हस्बैंड तो जॉनी हुआ करता था, ये शादी कैसे हुई, पर वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ कभी मैरिज का, तो इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता कि वो शादी कभी हुई भी थी। और फिर इसके अलावा जोनाथन साहब ने अब तक के अपने विल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। अगर विल को रजिस्टर्ड करवाएं तो पता चल जाए कि उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है जिमी और जॉनी के बारे में। अब आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी विल बनाने के लिए तो प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो इस बारे में हम कर भी क्या सकते हैं। तो ये सारा इस तरह मैटर है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इस बारे में और कौन बता सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि जोनाथन साहब भी उसी बिजनेस में है, ये उनके राइवल है, आप उनसे जाके मिलिए, शायद वो आपको बता सकते हैं। उनका नाम एडवर्ड है। तो वो एडवर्ड नाम के उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि देखिए वियतनाम वार के पहले की ही बात है, जब ये दोनों जिमी और जॉनी यहीं पर थे। खैर जॉनी तो दिन रात पढ़ता रहे और अपना अलग अलग काम करता रहे, लेकिन जिमी जो था वो अपने फादर की बिजनेस में हेल्प किया करता था। प्लेफुल था, खुशनुमा नेचर का था, लेकिन थोड़ा सा वो उसका दिमाग क्रिमिनल माइंड भी था। कई बार उसने जो लेबर्स थे या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ में झगड़ा भी किया था, उनको धमकियां भी दी थी। हालांकि इन सारी बातों को अपने वो प्लेफुल नेचर में, अपने हंसने हंसाने वाली बातों के पीछे छिपा लिया करता। बहरहाल बाकी बात तो आप जानते हैं किस तरह से वार में गए, लौट कर आए। खैर उसके बाद में जब वो जिमी यहाँ पर वापस आया तो उसने अपने आप को बदल लिया या बदलने का ड्रामा किया। अब वो पहले की तरह से प्लेफुल नहीं रहा, काम तो वैसे ही करता था उसी सख्ती के साथ में, लेकिन साथ साथ वो कुछ ऐसे भी ड्रामा करता था जैसे कि वो स्पीच भी दे रहा है। उसको कनाडा में जो रहते हैं कोलंबियन यूथ्स, नौजवान, उनकी बड़ी फिक्र है। जो आपने जो कैसेट सुनी है उसकी शादी के बारे में लेक्चर, ये उसी तरह का है। मेरा अपना गेसिंग ये है कि वो ये चाहता है कि ऐसे कुछ वो करके जितने भी जो यंगस्टर कोलंबियंस हैं उसको अपने फेवर में कर ले, और जो ट्रेडिशनल जो कोलंबियंस है, जो खास करके ओल्डीज़ है जिसको हम कहते हैं एल्डर्स, उसका प्रेशर उस पर न बन पाए। और उस तरह से वो जो सोशल सर्विस उसको करनी पड़ सकती थी सामंता से शादी करने के बाद 1 साल तक के, उसने अपने आप को और सामंता को बचा लिया है। खैर उन्होंने उसके बाद में उनको थैंक्स कहा, जोनाथन से फ़ोन करके एक अपॉइंटमेंट मांगा, जोनाथन साहब से मिलने गए। जोनाथन साहब ने बड़ी इज्जत से उनको अपने विला में बुलाया, बैठाया, काफ़ी अमीर आदमी थे, बड़े तमीज़ से बात की। तो जिगलर ने उनसे कहा कि देखिए बात साफ साफ बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इस तरह का मैटर है, मेरे पास में मामला आया हुआ है और मुझे करना पड़ेगा इसका इन्वेस्टिगेशन। इसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मुझ पर वही चार्ज लगेंगे जो पुलिस कैप्टन पे लगे हैं, और मैं तो एक अथॉरिटी यहाँ बनने जा रहा हूँ। तो आप ये बारे में बताइए कि क्या आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ये बात आपको अपने तक ही रखनी पड़ेगी। आपके तो खैर वो कोलंबियन रिलीजियस ग्रुप से काफ़ी अच्छे कनेक्शन है, उनको आप कन्विंस कर दीजिए, पर इस बात को कभी भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेरे वर्ड्स आपके पास है, मैं इस बात को पूरी तरह से मानूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब देखिए जिमी और जॉनी की माँ को मैं बचपन में, उन दोनों के बचपन में खो चुका था उस सर्विसिंग के चक्कर में, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे उस चक्कर में पड़े, उससे मैंने उनको दूर ही रखा। बच्चे धीरे धीरे करके अपने ग्रैंड मदर के साथ बड़े होने लगे, यानी मेरी माँ के साथ में। अब मेरी माँ के साथ में एक ये था कि वो फॉर्च्यून टेलर थी, फ्यूचर बता सकती थी। तो उसने ही मेरे वाइफ की मौत के बारे में बताया था कि उसकी मौत कब होगी, और उसकी मौत तभी हुई।
उसने अपनी मौत को भी प्रेडिक्ट किया था और उसकी मौत भी वैसे ही हुई। बहरहाल उसने अपनी मौत के पहले जिमी और जॉनी के बारे में एक दिन मुझसे अकेले में कुछ कहा। उसने कहा कि जिमी तो बहुत लंबे वक्त तक जिएगा, मगर जॉनी अपने 30s में ही मारा जाएगा। अब ये बात जॉनी ने सुन ली। पहली बात तो ये कि जॉनी अपने ग्रैंड मदर के बड़ा क्लोज था। दूसरा, वो पढ़ाकू था, तो इस तरह के लोगों पर इस बात का इफेक्ट भी होता है। उसके फॉर्चून टेलिंग पे वो मानता था। तब से बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि वो ज़्यादा वक्त तक के नहीं जिएगा। ये बात उसके दिमाग में और ज़्यादा इसलिए भी बैठ गई कि ग्रैंड मदर की मौत उसके बताए हुए वक्त पर ही हुई थी। बहरहाल अब सामंथा के बारे में तो जानते हैं कि हमारे घर में वो आ गई थी इस तरह से। जो लोग कहते हैं कि सामंथा जिमी को पसंद किया करती थी, बात सही थी, लेकिन वो प्यार जॉनी से ही करती थी। भाई, आप एक जोकर के साथ में हंसते हंसाते हो, बोलते बताते हो, क्या आप उससे शादी करना चाहते हो? नहीं ना। बस सामंथा के साथ वही बात थी। लेकिन जब शादी की बात आई तो जिमी ने साफ मना कर दिया। वजह ये थी, उसके दिमाग में ये था कि भाई आगे चलकर ये हो जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी, लड़की विडो हो जाएगी। पर ये बात वो ओपनली बता नहीं सकता था किसी को, क्योंकि वो थोड़ा सा समझदार, सेंसिबल था। सारे घर के लोग प्रेशर में आते, चुप रहना पड़ा उसको। लेकिन सामंथा ने जिद की, क्योंकि वो जॉनी से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। तो शादी उस तरह से उसकी हो गई उसके साथ में। और मुझ पर चार्ज ये लग रहे हैं अब कि मैंने ज़बरदस्ती जिमी से उसकी शादी न करवाते हुए जॉनी से शादी करवा दी। बहरहाल अब वो जिस तरह से वियतनाम वार हुआ, तो उसमें जिमी तो जाना ही चाहता था, क्योंकि वो इस तरह से एडवेंचरस उसका नेचर था। यहाँ पर जॉनी, मैं और सामंथा तीनों मिलकर उसको कंट्रोल में रखते। उसको एक मौका मिल रहा था निकलने का। उसने हमको बगैर बताए से अपने आप को एनलिस्ट करवा दिया। अब मैंने जॉनी को समझाया कि भाई जाओ, उसको लेकर आओ, समझा बुझाकर। मुझे नहीं पता था कि जॉनी को अपने मौत के फोरकास्ट के बारे में पता है। जॉनी के दिमाग में ये था कि मर तो वैसे भी रहा है, वहाँ जाके कम से कम जिमी को बचा ही ले। वहाँ वो पहुँचा, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में मौत हुई जिमी की। जॉनी बेहोश हो गया। दोनों हॉस्पिटल के बेड में पास पास ही थे, आइडेंटिकल ट्विंस थे। तो जिस वक्त जिमी के बॉडी को कवर किया जा रहा था, जॉनी ने आधे होश में उसको देखा और उसके दिमाग में ये बैठ गया कि जॉनी की मौत हो गई है। पर्सनालिटी आइडेंटिटी कंफ्यूजन डिसऑर्डर सिंड्रोम जो होता है उसके दिमाग में बैठ गया। वहीं से अपने आप को वो जॉनी न मानते हुए जिमी मानने लगा, क्योंकि उसकी नज़रों में जॉनी की मौत तो हो चुकी है। खैर, वहाँ पर जिमी का फ्यूनरल तो वहीं कर दिया गया, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई थी। जॉनी वापस लौट कर आया, उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि जब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो फौज में रह के आप क्या करोगे। अब यहाँ जॉनी आ तो गया, अपने आप को जिमी मान रहा है और सामंता के साथ बिहेव वैसे कर रहा है जैसे उसके वाइफ की वो विडो हो। अब मेरे लिए इस बात को संभालना बड़ा ज़रूरी था। मैं शायद किसी तरह उसको समझा भी देता, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अगर इसको आपको पागल होने से बचाना है तो इसको तो जिमी की ज़िंदगी ही आप जीने दीजिए। तब मैंने ये किया कि वहाँ के रूमर्स और सोसाइटी से बचाने के लिए, और फिर वो कम्युनिटी की सर्विस का चक्कर भी होता है, सामंथा और जॉनी को लेकर मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर जानबूझ के मैंने ड्रामा किया कि भाई सामंथा की शादी जिमी से करवाई जा रही है, जबकि वो जिमी नहीं, जॉनी ही था। तो खैर, वो उस तरह का मैंने ड्रामा किया। और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जॉनी जिमी की ज़िंदगी को किस तरह से जी रहा है और सामंथा और हमारे साथ वो ठीक से रह रहा है। तो खैर, डॉक्टर जिगलर ने इस बात को सुनकर उनके कंधे को थपथपाया और उन्होंने अपना प्रॉमिस फिर पूरा भी किया कि जो कोलंबियन कल्चरल ग्रुप था उनको समझा तो दिया, लेकिन इस बात को कभी रिवील नहीं किया। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे, उनके जवाब आपको देता हूँ।